ETF में भी स्विंग ट्रेडिंग हो सकता है। मैंने कभी वो एंगल से सोचा भी नहीं था। मैंने 2011 से अपना B.Pharm MBA करने के बाद बहुत सारी MNC कंपनी में काम किया है। मल्टी बैगर भी आप बोल सकते हो। एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, लावा मोबाइल्स एंड फोन पे, जिसका IPO आने वाला है। तो 11.5 साल काम करने के बाद मुझे मार्केट के बारे में तो पता था। 2024 में 4 जून को इलेक्शन का रिजल्ट था, तो आई हैव दी हैवी MTF पोजीशन। स्टॉप लॉस EC2 है, वो नीचे गए, बस वहाँ से मार्केट ने पेरिफेरल रूट लिया। वो मिस्टेक से सीखता गया कि ओवर ट्रेडिंग, लिवरेजेस थोड़ा सा कम करना है। एट द एंड ऑफ द डे क्या चाहिए स्टॉक मार्केट से? प्रॉफिट चाहिए। दूसरा क्या चाहिए? आपने जो प्रॉफिट बनाया है वो ड्रॉ डाउन नहीं होना चाहिए। अगर आपने 1 लाख का 2 लाख बनाया और फिर से वापस आपका 1,20,000 हो गया, 40% आपका इरोड हो गया। ये 2 ही प्रिंसिपल के ऊपर मार्केट काम करता है। मुझे जो चीज़ें सही लगी उसमें ये ETF एक ऐसा प्रोडक्ट है कि मार्केट के फेस के हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा और मार्केट के साथ। बट आप इसको कितने टाइम से फॉलो कर रहे हो ये चीज़ को? 2.5 ईयर्स। और आपका अभी तक एक्सपीरियंस कैसा रहा है? बिकॉज लास्ट 2 साल में मार्केट ने तो कुछ खास रिटर्न नहीं दिया है। तो मार्केट ने रिटर्न भले ही नहीं दिया हो, बट ETF ने जो है वो मार्केट को भी बीट किया है और अल्फा जनरेट जो है 5 से 6% का और अल्फा जनरेट ETF स्ट्रेटेजी से। नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए फाइंडिंग एज के पॉडकास्ट में। और आज के पॉडकास्ट में हमारे जो गेस्ट है वो है जय जी। और जय सर जो है वो पहले कुछ जॉब करते थे, उसके बाद उन्होंने कोविड के टाइम पे उन्होंने अपना मार्केट के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें सीखने का शुरू किया और अभी वो ETF में स्विंग ट्रेड करते हैं। यस, तो मैंने भी जब ये पहली बार सुना था तो मुझे भी ऐसा लगा था कि यार आज तक तो मैं ETF को एज अ इन्वेस्टमेंट की तरीके से देखता था, बट मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि ETF में भी स्विंग ट्रेडिंग हो सकता है। बट आज उन्होंने हमारे साथ अपनी पूरी मेथड शेयर की है और उन्होंने ये भी बताया है कि कैसे वो पहले मैन्युअली उसको फॉलो करते थे और अभी वो कैसे उसको ऑटोमेटेड फॉलो करते हैं मोमेंटिफाई के थ्रू। तो ये सारी प्रोसेस उन्होंने बताई है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग आज के वीडियो में, मतलब हमारे आज के पॉडकास्ट में जाते हैं और जय जी से सीखते हैं कि कैसे हम लोग ETF में स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। वेलकम जय भाई, वेलकम है आपका हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू सर। तो जय भाई, मैं आपसे मिला था डेकमा के इवेंट में और वहाँ पे आपने एक ETF का स्ट्रैटेजी बताया था और मैंने वो देखा भी था। तो मुझे वो बहुत ही शॉकिंग, मतलब ऐसा शॉकिंग लगना नहीं चाहिए था, बट मैंने कभी वो एंगल से सोचा भी नहीं था कि ETF में भी स्विंग ट्रेडिंग हो सकता है। मैं जनरली ETF को इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सोचता था, बट वो ऐसी बात हो गई ना कि आपके सामने वो चीज़ें थी पर आपने कभी वो चीज़ को वो एंगल से सोचा नहीं था। तो वो बहुत अच्छा था आपका मेथड। आई होप आज हम आपसे वो सीखेंगे भी। बट सर, उससे पहले मैं आपसे आपकी जर्नी के बारे में समझना चाहता हूँ कि आप मार्केट में कैसे आए और आपने ये जो अभी चीज़ कर रहे हो वहाँ तक कैसे पहुँचे और आपने क्या क्या मिस्टेक्स की और क्या क्या आपने अच्छी चीज़ें सीखी। थैंक यू सर। सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करूँ तो मैंने 2011 से अपना B.Pharm MBA करने के बाद मैंने बहुत सारी MNC कंपनी में काम किया है। मल्टी बैगर भी आप बोल सकते हो स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में। एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, लावा मोबाइल्स एंड फोन पे, जिसका IPO आने वाला है। सो मैं सेल्स एंड मार्केटिंग में मैंने अक्रॉस मोर देन डिकेड काम किया है। तो 11.5 साल काम करने के बाद मुझे मार्केट के बारे में तो पता था और बहुत सारे जो कोविड टर्न इन्वेस्टर है और कोविड टर्न ट्रेडर है उसमें से मैं एक हूँ। मुझे पता था, बट मेरा इन्वेस्टमेंट हार्डली म्यूचुअल फंड्स में ही रहता था बाय 2016। बट बाय 2020 जब कोलैप्स आया था तो हमने इन्वेस्ट करना मैंने स्टार्ट किया था। देन जो छोटा मोटा इन्वेस्ट किया था दैट वेंट इनटू लीप्स एंड बाउंड्स, क्योंकि वहाँ पर प्राइस बहुत ही सप्रेस थे। एंड दैट ड्रैग मी कि भाई यहाँ से, मतलब ये जो एक ऐसी जगह है कि जहाँ से वेल्थ क्रिएट की जा सकती है एंड सैलरी जो है वो रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है। और अगर आपको वेल्थ बनानी है तो
यही एक जगह है जो आपको डिकेडल वेल्थ दे सकता है। तो और उसके साथ बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखता था, आपके वीडियोस देखता था, बहुत सारे इन्वेस्टर्स के वीडियो देखता था। तो आई वाज क्यूरियस इनफ एंड 2022 में व्हेन आई हैव इनफ फॉर द माय लाइफ बीइंग, मुझे लगा कि मेरे पास जितना है इतना सही है। देन वो 2022 में मैंने डिसाइड किया कि मुझे अभी फुल टाइम ये इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में आना है। मीनवाइल जो मैं अहमदाबाद नेस्ट के बारे में मुझे जैसे पता था, क्योंकि मेरे रिलेशन में है, तो मैं वो स्टॉक मार्केट जो है और उन्होंने वेल्थ जो जनरेट की है वो पिछले 20 सालों से उन्होंने जनरेट की थी। तो आई नो हिम पर्सनली, जो मनीष भाई है, और वो रिलेशन में थे। तो आई नो कि भाई उन्होंने कैसे वेल्थ बनाया था। देन आई वेंट टू अहमदाबाद नेस्ट। तो नेस्ट एक कॉन्सेप्ट है, जैसे आप पकड़ लीजिए कोवर्क स्पेस विद द लाइक माइंडेड पीपल का कम्युनिटी। वहाँ पर बहुत सारे ट्रेडर आते हैं, इन्वेस्टर्स आते हैं, कोई स्विंग ट्रेडिंग करता है, कोई फ्यूचर करता है, कोई अपना अपना सब अपने मेथड से काम करते हैं। और ट्रेडिंग सर थोड़ा सा आप समझिए कि थोड़ा सा अकेले करना, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ करेज, बहुत सारे करेज की ज़रूरत है। तो अगर लाइक माइंडेड पीपल होगे, कम्युनिटी होगी, तो आप बहुत सारी चीज़ें सीखोगे। और जितना ज़्यादा सीखोगे उतना कुछ ना कुछ आपको नया स्कोप मिलेगा काम करने का। तो 2022 में मैंने वहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट किया और वहाँ से मैं अभी तक अहमदाबाद नेस्ट में अभी भी हूँ और बहुत सारे लोगों से मिला है। एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि मैं ये डिफाइन एज में मैं स्टार्टिंग से ही मैं एक प्रैक्टिकल डिसिप्लिन वे ट्रेडिंग मेथड मैंने सीखना शुरू कर दिया। और जो आपने मिस्टेक के बारे में बोला, तो न्यूबीज न्यू लर्नर सर, मिस्टेक तो होती है। 2022 का मैं मिस्टेक का दिन बताऊंगा। 4 जून वहाँ पर आई गेस इलेक्शन अपना नहीं 2024 में 4 जून को इलेक्शन का रिजल्ट था। तो आई हैव दी हैवी एमटीएफ पोजीशन एंड मैंडेट ऐसा था कि एक दिन पहले ही मार्केट बढ़ गया था और जैसे ही 240 सीट्स आई और मार्केट रिवर्स हो गया, स्टॉप लॉसेस हिट हुए, वो नीचे गए। देन वापस वहाँ से मार्केट ने पेरिफेरल रूट लिया। तो ये एक पहला जर्नी था जो मैं ऐसे शॉक मैंने एब्जॉर्व किया। 2022 में भी ऐसे ही स्विंग्स आते रहते, तो वो मिस्टेक से सीखता गया कि ओवर ट्रेडिंग, लिवरेजेस थोड़ा सा कम करना है। एंड आई गेट टू नो कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड को बीट करना है लो कॉस्ट में और डिसिप्लिन वे से, सो देर आर मल्टीपल वेज और वन ऑफ द वे इज़ ETF। देन मैं ETF में गया, ETF के बैक टेस्टिंग वगैरह किए, बहुत सारी चीज़ें देखी और उसके रिज़ल्ट बहुत अभी तक अच्छे हैं ओके सो फार। तो सर सही है, आपको तो आपकी मिस्टेक की डेट याद है। मुझे तो अभी इतनी मिस्टेक करने के बाद कोई भी डेट से याद नहीं है कि कितनी मिस्टेक हमने की है। बट नहीं सर, ये आपने बहुत राइट बोला कि लीवरेज है ना, वो एक तरीके से डबल एजेड स्वॉर्ड होती है। वो आपको बहुत अच्छा पैसा बना के भी दे सकता है और बहुत आपका पैसा लेके भी जा सकता है। बट मैंने ऐसा सुना है बहुत एक्सपीरियंस लोगों से कि आप उसको अगर सही तरीके से यूज़ करोगे तो वो आपके फेवर में काम करता है। बट खैर, आज हम लोग उसके ऊपर बात नहीं करने वाले। आज हम आपके मेथड के बारे में बात करेंगे और मैं आपसे ये सीखना चाहता हूँ कि आपने इतने साल से अभी आप जो कर रहे हो काम, तो वो काम आप कैसे करते हो और आपका प्रोसेस क्या होता है। और आप हमें ये भी बताइए कि ETF में पीसफुली स्विंग ट्रेडिंग कैसे पॉसिबल है। ठीक है सर, मैं मेरा मेथड आपके साथ शेयर करता हूँ। तो मैंने मतलब जितने भी बैक टेस्टिंग किए, हिस्टोरिकल डेटा लिए, बहुत सारी बुक्स पढ़ी। मतलब मार्केट में आने से पहले थोड़ा बहुत पढ़ता था, बट मार्केट में आने के बाद मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी। आप कोई भी पकड़ लीजिए बुक्स, मार्क मिनरविनी की सारी, बहुत सारी बुक्स मैंने पढ़ी हुई है। मैंने जो क्रक्स निकाला, अगर आपको एट द एंड ऑफ द डे क्या चाहिए स्टॉक मार्केट से? प्रॉफिट चाहिए। दूसरा क्या चाहिए? आपने जो प्रॉफिट बनाया है वो ड्रॉ डाउन नहीं होना चाहिए, वो बने रहना चाहिए। अगर आपने 1 लाख का 2 लाख बनाया और फिर से वापस आपका 1,20,000 हो गया, तो आपका 40% आपका
इरोड हो गया, तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये दो ही प्रिंसिपल के ऊपर मार्केट काम करता है, ठीक है। तो इतनी सारी मेथड करने के बाद मुझे जो चीज़ें सही लगी उसमें ये ETF एक ऐसा प्रोडक्ट है कि जो जिसमें ड्रॉडाउन भी कम है। आप देखोगे म्यूचुअल फंड है, अगर मार्केट 20% गिरता है तो म्यूचुअल फंड आप देखोगे उससे 50% कम गिरेंगे, क्योंकि म्यूचुअल फंड के पास क्या है, एट द एंड ऑफ द डे 50-70 स्टॉक है। वो स्टॉक कैसे बनते हैं, किसी ना किसी सेक्टर से बनते हैं। वो सेम सेक्टर का जो सेक्टर को मिला है तो वो एक ETF बन के आता है। करेक्ट। तो वो सेम चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की, उसे प्रैक्टिस में लाया और उसके बाद मुझे पता चला कि इसके जो रिज़ल्ट है वो मेटिकुलस है। सो दैट्स व्हाई आई वेंट इनटू दिस मेथड। तो सर आप अभी बताइए कि कैसे वो पॉसिबल है। और आप सर इससे मतलब ये सवाल तो मुझे पता नहीं पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए, बट मैं बड़ा क्यूरियस हूँ कि ETF से हम कितना CAGR एक्सपेक्ट कर सकते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सर कोई भी CAGR, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ऑनेस्ट आंसर दूंगा। कोई भी CAGR इंटरनल से ज़्यादा, मार्केट क्या है, मार्केट एक सेंटिमेंटल चीज़ है। कोई भी सेंटिमेंट बिगड़ा, मैक्रो बिगड़ा और सेंटिमेंट डाउन हो जाता है। आपने देखा 26,000 पर मार्केट एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया। अच्छी न्यूज़ भी बार बार आए, GST का रिफॉर्म आ गया, उसके बाद और फिर मार्केट ऊपर नहीं गया, उसके बाद वापस से इनफ्लो हुआ, RBI की तरफ से एक्शन हुआ, फिर भी मार्केट ऊपर नहीं गया। तो आप देखिए कि सर सेंटीमेंट का कितना इम्पैक्ट है। और तीसरा वैल्यूएशन भी आप पकड़ लीजिए, जब रीजनेबल वैल्यूएशन होता है तो नीचे से बाइंग आ जाती है, ठीक है। तो ये सेंटीमेंट के साथ जैसे जैसे मार्केट ग्रो होगा अपॉर्चुनिटी के साथ, उस हिसाब से ही वो ETF परफॉर्म करेगी। दैट इज़ देयर। अगर कोई आदमी ब्लंटली ऐसा सोचे कि मुझे मार्केट में 2 साल पहले 36% रिटर्न मिला था, या कोविड में मेरे तो ETF 100% हो गए थे, 50% हुए थे, ऐसा फिर से होगा, पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके वैल्यूएशन बहुत सप्रेस थे। आप कोई भी चीज़ अगर कोविड के टाइम में 100 रुपये की मिलती थी, और कोविड के टाइम में वो 100 रुपये की जिसकी वैल्यूएशन थी, 100 रुपये वाली चीज़ आपको डिस्काउंट में, आप समझ लीजिए फ्लिपकार्ट या अमेज़ोन का डिस्काउंट चल रहा है, वो डिस्काउंट में आपको 40 रुपये में मिल गई। तो क्या नॉर्मल डे में भी आपको फ्लिपकार्ट या अमेज़ोन से वो चीज़ 40 रुपये में मिलेगी? नहीं मिलेगी। ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट होगा, 20% होगा, 100 वाली 80 में मिल जाएगी, ठीक है। तो वो CAGR पॉसिबल नहीं है। हाँ, मार्केट के सेंटीमेंट अगर अच्छे रहे और मार्केट में ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा रहा तो ये ETF उस हिसाब से काम करेंगे। अगर आप कोई सेक्टर है तो सेक्टर में मोमेंटम है और सेक्टर में बहुत ज़्यादा पैसा आएगा तो ETF अपने हिसाब से, उसी हिसाब से आगे बढ़ेगा। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न जैसे म्यूचुअल फंड में बोला जाता है आपको कि आप 12% का CAGR पकड़ के चलिए, तो अगर सारे पैरामीटर अच्छे रहे, हमारी एंट्री अच्छी रही, तो म्यूचुअल फंड को बीट कर सकते हैं। मार्केट का अगर ग्रोथ फेज़ अच्छा रहा, मार्केट के सेंटीमेंट अच्छे रहे, तो 15 से 18 में भी आ सकते हैं। मार्केट में अगर बुल फेज़ आया या बुलिश मोमेंटम आया और सारे FII, DIA, मैक्रो, माइक्रो सारी चीज़ें सही रही, तो 24% पर भी जा सकते हैं। अच्छा। तो ये सारी चीज़ें सर रिलेटिव है, तो इसका मैं आंसर उस हिसाब से दूंगा कि मार्केट के फेज़ के हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा और मार्केट के साथ। बट आप इसको कितने टाइम से फॉलो कर रहे हो ये चीज़ को? मेरे सर 2.5 ईयर्स हो और चुके आपका हैं। अभी तक एक्सपीरियंस कैसा रहा है? बिकॉज लास्ट 2 साल में मार्केट ने तो कुछ खास रिटर्न नहीं दिया है। तो मैं एक छोटा सा मैं बता देता हूँ, मार्केट ने रिटर्न भले ही नहीं दिया हो, बट ETF ने जो है वो मार्केट को भी बीट किया है। मैं ये नहीं बताऊँगा कि मेरा बहुत ज़्यादा रिटर्न है, बट मार्केट को हैंडसमली बीट किया है। और अल्फ़ा जनरेट जो है मार्केट को बीट करने के बाद 5 से 6% का और अल्फ़ा जनरेट हुआ है तो ये ETF तो अच्छा ही स्ट्रेटेजी है से। ना सर ये तो। या तो चलो सर, अभी हम लोग समझते हैं आपकी मेथड क्या है और कैसे आप काम करते हो। ठीक है सर, तो आपको शायद स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये सर दिख रहा है। आप मार्केट में आप कितने सारे नॉइज़ेस है, बहुत सारी चीज़ें बोली जाती है एवरी डे, बट आप देखोगे मैंने जो स्क्रीन पर 6 चीज़ें बताई है, करेक्ट। ये 6 चीज़ों के अलावा मार्केट में आप किसी भी चीज़ को कहीं से भी रिलेट करोगे तो ये 6 चीज़ों पर ही आके इंटरकनेक्टेड होता है। इंटरकनेक्टेड होगी। अगर आज प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि भाई आप इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ जाएगी। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ जाएगी और बाकी सारी बहुत सारी चीज़ें बोली कि हमें विदेशी मुद्रा को बचाना है, गोल्ड कम लीजिए, तो पहला है गोल्ड,
कि गोल्ड के ऊपर बाइंग किया। आप देख रहे हो सेंट्रल बैंक्स जो है वो गोल्ड ले रही है बहुत सारे वर्ल्ड की, ठीक है। विदेशी मुद्रा बचाना है, मतलब अल्टीमेटली अपन को यूएसडी जो फियाट मेन करेंसी है उसमें आपको यूएसडी आईएनआर को आपको आपके पास बचा के रखना है, ठीक है। ये गोल्ड जो है वो आप समझ लीजिए कि अभी वर्ल्ड का एक करेंसी बन गया है, तो कोई भी चीज़ को डिनोमिनेटर में आप गोल्ड के सामने ही देख पाएंगे अगर आप किसी को भी देखना है तो। उसके अलावा आप देखोगे कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, मार्केट में मूवमेंट कैसा चल रहा है, तो हम इंडिया वीक से आपको पता चल जाएगा। 18 के ऊपर आ रही है तो आप समझिए फियर है, या 12 के नीचे है तो आप समझिए कि सारी चीज़ें सही चल रही है, ठीक है। और आप किसी भी आदमी को पूछोगे, किसी भी फंडामेंटल वाले को या किसी भी चार्टिस्ट को, तो वो बोलेगा कि भाई बॉन्ड यील्ड क्या है, यूएस बॉन्ड यील्ड क्या है, यहाँ पैसा या मार्केट में आएगा या तो यूएस बॉन्ड यील्ड में जाएगा। तो उसका सिनोनिम हमने लिया है जीएस कॉम्पोजिट, ठीक है। और बेंचमार्क इंडेक्स कौन सा है, एक निफ्टी 50 है, और दूसरा अगर पूरा 500 स्टॉक का बेंचमार्क इंडेक्स पकड़े तो निफ्टी 500 है, राइट। तो ये 6 चीज़ें जो है, अगर हम मार्केट के इतने सारे नॉइज़ को छोड़ के सिर्फ ये 6 चीज़ों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो हमको मार्केट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है हमको तुरंत पता चल जाएगा सब। नहीं, ये बात तो सेंसिबल है आपकी, ठीक है। तो ये 6 चीज़ें हमको देखनी है, ठीक है। तो अभी मैं जो अप्रोच यूज़ कर रहा हूँ, मैं जस्ट उसके बारे में आपको एक बता देता हूँ। तो मैं जो मेजरली जो मैं अप्रोच यूज़ कर रहा हूँ मेरी मेथड में, वो है टॉप डाउन अप्रोच। अभी टॉप डाउन अप्रोच क्या होता है, मेजरली आप जितने भी फंड हेज फंड मैनेजर या म्यूचुअल फंड के जितने भी पूरी टीम है उनसे मिलोगे तो वो यही लेवल पर काम करते हैं। जब भी वो किसी भी स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं या मार्केट को सिलेक्ट करते हैं या एफआईआई भी हो, तो वो वही देखता है कि सबसे पहले वो एसेट एनालिसिस करते हैं कि भाई कौन सी एसेट जो है वो अच्छी चल रही है। गोल्ड अच्छा चल रहा है, जीएस कॉम्पोजिट अच्छा चल रहा है, सिल्वर चल रहा है, दुनिया में कौन सी मार्केट अच्छी चल रही है, तो वो मेन एसेट में जाते हैं, ठीक है। या तो फिर इक्विटी चल रही है, तो ये मेन एसेट का एनालिसिस है। एसेट के बाद आप जैसे ही उसे, जैसे ये छन्नी के जैसा काम करेगा सर, तो आपको फिल्टर करके आपको पूरा प्रोसेस करके बताएगा। तो अगर एसेट में जो भी चीज़ चल रही है उसके नीचे वो कौन सा ग्रुप चल रहा है, उसके नीचे आपको कौन सा सेक्टर चल रहा है, और उसके बीनीथ में आपको जो चाहिए, अगर आपको स्टॉक चाहिए तो स्टॉक चल रहा है, ये पूरा प्रोसेस आपको टॉप डाउन अप्रोच से पता चलेगा। और वो जो मेथड से हम सीखेंगे वो है रिलेटिव स्ट्रेंथ, ठीक है। अभी ये रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या काम करती है वो मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल बता देता हूँ, ठीक है। तो सर ये रिलेटिव स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट कैसा है, मैं आपको एक बार जस्ट मेरा टॉप डाउन अप्रोच वाला मैंने एक मास्टर स्कैनर खोल के रखा है, मैं आपको जस्ट बता देता हूँ। आर जोन, ये मैं आर एस स्कैनर में जा रहा हूँ, टॉप डाउन अप्रोच में मैं गया। ओके। बॉक्स साइज मैं P&F यूज़ करता हूँ मोस्टली, तो मैं आपको जस्ट बता देता हूँ। 0.25 इज़ एज गुड एज डेली एंड 1% इज़ एज गुड एज वीकली, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने मल्टी डिनोमिनेटर सिलेक्ट किया है। मल्टी डिनोमिनेटर में मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए निफ्टी 50 और निफ्टी 500 रखा है जो बेंचमार्क इंडेक्स है, राइट। अभी अगर हम ये एक कोई भी एक मैं ग्रुप सिलेक्ट करता हूँ जिसमें सारी एसेट है, हम सिर्फ ये देखेंगे कि कौन सी एसेट काम कर रही है, ठीक है। तो इसमें मैंने 4 ही चीज़ें ली है, निफ्टी लिया है, सिल्वर लिया है, गोल्ड लिया है, और ये आप समझ लीजिए जीएस कॉम्पोजिट है, ठीक है। ये इसका स्कोर है। ये स्कोर कैसे काम करता है, तो आपकी एसेट, अगर आपकी एसेट का जो प्राइस है वो डिनोमिनेटर से आउट परफॉर्म कर रहा है तो वो आपको स्कोर में बता देगा कि भाई आपका जो एसेट आपने लिया है वो डिनोमिनेटर जो बाकी के दोनों लिए हैं उससे कितना आउट परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। हाँ। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि एक एग्जांपल है, स्कूल में जैसे CGPA SGPA करके एक कॉन्सेप्ट आता है कि कोई बेंचमार्क है कि मान लीजिए पूरे इंडिया के बच्चों का स्कोर है 60%, ठीक है। 60% पूरे इंडिया का स्कोर आया है, एवरेज आउट करेंगे, और उसके ऊपर हम सिंपली देख लेंगे कि भाई किसी एक बंदे का 80% आया है, तो 80 डिवाइडेड बाय 60 जो भी स्कोर आएगा वो स्कोर है उसका आउट परफॉर्मेंस। ये एकदम सिंपल सा मैथमेटिकल फॉर्मूला है, ठीक है। अभी मैं गोल्ड यहाँ पर गोल्ड है स्क्रिप्ट के बारे में, उसका लास्ट जो गोल्ड बीस का प्राइस चल रहा है,
और अभी डेली चार्ट में ये 3 का स्कोर कैसे आया वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है सर। यस। और ये D1 मतलब डिनोमिनेटर 1 जो निफ्टी 50 है, हाँ। और D2 मतलब डिनोमिनेटर 2 जो निफ्टी 500 है, करेक्ट। इन तीनों का स्कोर है, ठीक है। अभी ये स्कोर 9 आया, तो 9 कैसे आया वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है सर। तो हमारा काम बहुत ईजी हो जाएगा। ओके। तो ये जो स्कोर है, तो आप समझिए ये पहले 3 का स्कोर कैसे आया, हाँ। ठीक है। तो पहले में जो प्राइस है, अगर वो डबल टॉप बाय है, मतलब आप समझ लीजिए डबल टॉप बाय का, मैं इतना समझता हूँ कि डबल टॉप बाय के बारे में व्यूअर्स को पता होगा। एक्स कॉलम ओ के बाद ऊपर जो डबल टॉप बाय आता है, तो उसका 3 स्कोर होता है, ठीक है। अगर एक्स का कॉलम बना है बट डबल टॉप बाय नहीं है, तो 2 का स्कोर है, ठीक है। डबल बॉटम सेल पैटर्न है, बुली बट ट्रेंड बुलिश है। अभी ट्रेंड बुलिश का मतलब क्या है, ये इसमें क्या होता है, डबल टॉप बाय अबाउ मूविंग एवरेज देखा जाता है, करेक्ट। ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला प्री फीडेड है, ठीक है। तो अगर मूविंग एवरेज के ऊपर डबल टॉप बाय आया है तो आपको 3 का स्कोर मिल जाएगा, सिंपल। करेक्ट। एक्स कॉलम है तो 2 मिल जाएगा, अगर डबल बॉटम सेल है तो आपको -1 मिलेगा, ठीक है, बट ट्रेंड बुलिश है, ठीक है सर। उसके बाद अगर ओ कॉलम है बट डबल बॉटम सेल पैटर्न नहीं है, मतलब रिट्रेसमेंट चल रहा है, तो उसका स्कोर आपको 1 मिल जाएगा, ठीक है। हाँ। तो ये जो स्कोर है वो होवर अराउंड करता है -3 से 3 के बीच में। करेक्ट। तो प्राइस है या रिलेटिवली, ये उसी हिसाब से प्राइस को देखेगा। अगर सिमिलरली आप समझिए, सिमिलरली मान लिए प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे चल रही है, तो सेम डबल बॉटम सेल चल रहा है तो -3, मतलब बहुत ज़्यादा बेरिश है। बहुत ज़्यादा बेरिश है, राइट। ओ कॉलम में चल रहा है तो -2 है। डबल टॉप बाय पैटर्न है बट जो मूविंग एवरेज के नीचे है, इसीलिए आपको 1 मिलेगा पॉइंट, ठीक है। और एक्स कॉलम में है बट नॉट अ डबल टॉप बाय है तो -1 हम देंगे, ठीक है। ओके। तो ये स्कोरिंग मेथड आपका एकदम सिंपल हो गया, हाँ। ठीक है सर। तो अभी स्कोरिंग मेथड के बाद मैं आपको ये बता देता हूँ। ये तो ये प्राइस का आया, हमको मैक्सिमम 3 पॉइंट मिल रहे थे, ठीक है। आज 13 तारीख है, आप देख लीजिए, प्राइस 3 है। D1 मतलब डिनोमिनेटर 1 के सामने भी ये निफ्टी 50 के सामने भी गोल्ड आउट परफॉर्म कर रहा है। Correct. D2 उसके सामने भी आप आउट परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, अभी 1% में आ जाते हैं, जो वीकली प्राइस की इक्विवेलेंट है, तो उसमें उसको 2 का स्कोर है, ठीक है। नॉट अ डबल टॉप बाय उसमें डिनोमिनेटर 1 में आपको निफ्टी 50 के सामने 3 का पॉइंट स्कोर है, और डिनोमिनेटर 2 के सामने निफ्टी 500 के सामने 2 का स्कोर है। नेट अगर आप स्कोर देखोगे तो 16 का स्कोर है। और अगर आप ये चेक करोगे सिल्वर, तो ये मैक्सिमम स्कोर 18 का होता है। हाँ, मैं वही पूछने वाला था, टोटल 18 का होगा। तो ये मैक्सिमम आउट परफॉर्म कर रहा है। तो आपको जस्ट अ क्लिक अवे, आपको आज आप देखोगे, आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज 13 तारीख है। हाँ, तो आज सिल्वर और गोल्ड का रैली है। आप अगर मार्केट चेक करोगे तो ये मैंने अभी किया है। अगर इसके रैंकिंग के हिसाब से आप ये फिल्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है सर। तो ये टॉप डाउन अप्रोच का बेसिक है, कैलकुलेशन कैसे होता है ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है सर। अभी इसके बाद ये इसे क्रिएट कैसे करना है, तो वो मैं आपको एक बार जिस्ट दे देता हूँ। टॉप डाउन अप्रोच में हम ये 6 एसेट लेंगे। कोई चाहे तो 6 की जगह 4 भी ले सकता है, कोई चाहे तो 2 भी ले सकता है, दैट इज़ अपॉन देम। बट मैं जो है, मैं अक्रॉस मार्केट के जितने भी पार्टिसिपेंट है उन सब के सामने रिलेटिव स्ट्रेंथ देखने की कोशिश कर रहा हूँ, ओके। ठीक है सर। तो उसमें जो भी आएगा स्कोर, वो मैं हमको इजीली पता चल जाएगा। तो ये हम टॉप डाउन अप्रोच में गए, सेम मल्टी डिनोमिनेटर सिलेक्ट किया, परसेंटेज सिलेक्ट किया, पॉइंट एंड फिगर सिलेक्ट किया, ग्रुप जैसे मैंने ये निफ्टी 50 डाला है वैसे यहाँ पर आप GS कॉम्पोजिट यहाँ पर डाल सकते हो, और यहाँ पे इंडिया विक्स है तो इंडिया विक्स डाल सकते हो, ठीक है सर। ओके। तो और ये तो 3 हो गया ना। क्या सर? हम लोग अभी कितनी चीज़ को चेक कर रहे हैं? सर हम 6 चीज़ों का डिनोमिनेटर लेंगे, जो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में आपको बताया था। हाँ, नहीं, अभी जो हमने स्कैनर में डाला वो कितनी हो गई फिर? पहला स्कैनर था उसमें 2 थी, दूसरे स्कैनर में और 2, और तीसरे स्कैनर में और 2, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम डिनोमिनेटर 2 ही आते हैं। वही से हो चला था। हाँ, तो ये तीनों को हम मिलाएंगे, तो तीनों मिलाने के बाद
मास्टर स्कैनर हम बनाएंगे, उसका कोई भी आप नाम रख दीजिए। यहाँ पर तो पहले सेव, में अपने को गोल्ड और सिल्वर मिल गया कि वो विनर है। हाँ, अभी जैसे यहाँ पर हम फिर से मैं यहाँ पर स्कैन करता स्कैन करूँगा, तो यहाँ पर भी आपको आउट परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली दिख ही जाएगा कि ये 4 के सामने यही यहाँ है। पे भी सिल्वर और गोल्ड आ गया। हाँ ठीक है, तो वो जीएस कॉम्पोजिट और विक्स के सामने भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और सेम चीज़ में हम यूएसडी आईएनआर है और एमसीएक्स गोल्ड है। अभी एमसीएक्स गोल्ड मैं जो ले रहा हूँ, मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि गोल्ड खुद बुलिश है। ओके, यूएसडी है, ये यूएसडी आईएनआर मैं ले रहा हूँ, ठीक है सर। ये गोल्ड में आपको एनएससी की जगह ऑल में गया, और मैं ये गोल्ड का फ्यूचर का प्राइस ले रहा हूँ क्योंकि उसमें फ्लक्चुएशन नहीं होता है। ओके। अभी मैंने, आप देखिए, मैंने गोल्ड को ही गोल्ड के सामने डिनोमिनेटर में रखा है, ठीक है। तो उसके तो उतने जो मार्क्स नहीं आएंगे, ठीक है। तो वो एक रहेगा, बट आपको आउट परफॉर्मेंस में आपको पता चल जाएगा कि भाई सिल्वर है और नेक्स्ट स्टेप में है। तो अभी इसमें क्या है सर, जब 6 चीज़ें होती है डिनोमिनेटर में, जब 6 चीज़ें हैं तो सबको इक्वली चांस मिलता है। तो अगर आपकी कोई भी एसेट या स्टॉक या सेक्टर 5 में भी आउट परफॉर्म कर रहा है तो वो आपके फेयर लिस्ट में तुरंत आ जाएगा सर। ओके, ठीक है। ठीक है सर। अभी सीधा ये मैंने बना दिया, मैंने एक रेडीमेड मास्टर स्कैनर बनाया हुआ है। इसमें मैंने क्या किया है, मैं ईटीएफ में मैं ले रहा हूँ, और मैं ऑल वन ईटीएफ का ग्रुप ऑलरेडी। एक बार आप बताओगे ये मास्टर स्कैनर हम कैसे बना के सेव करेंगे? जैसे अभी आपने वो स्कैनर बनाया था, ठीक है, उसके बाद उसको आप सेव कर देते हो। हाँ, तो जैसे ये मैं टॉप डाउन अप्रोच में गया सर, ठीक है। ये मैंने एसेट कोई भी सिलेक्ट कर दिया, इसका नाम मैं ये स्कैन किया, 1 मिनट, ये मैंने यहाँ पर स्कैन कर दिया, ठीक है। ये मैंने सेव स्कैनर कर दिया, इसका नाम मैंने 1 रखा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल। अभी मैंने ये इसको मैंने 1 करके सेव कर दिया। जब मैं मास्टर स्कैनर में जाता हूँ, डिनोमिनेटर 1, 2 और 3 ये तीनों मैं डिनोमिनेटर ले लूँगा, ठीक है। तो मास्टर स्कैनर में मैं जाऊँगा, फिर मैंने ग्रुप सिलेक्ट कर दिया, अपन कोई भी ग्रुप पकड़ लेते हैं। फिर यहाँ से हमको जो टॉप, क्योंकि हमने टॉप डाउन अप्रोच में बनाया था, तो टॉप डाउन अप्रोच में मैं गया। ये आपने बनाया है स्कैनर? हाँ, ये टॉप डाउन अप्रोच अपन जो चेक कर रहे थे, हाँ, जिस सिस्टम से। अभी यहाँ पर मैंने 1 नंबर का स्कैनर बनाया है, तो इसको सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। वैसे ही टॉप डाउन अप्रोच फिर से मैं जाऊँगा, और फिर से जो मैंने यहाँ पर स्कैनर बनाया है, जैसे निफ्टी एसेट मैंने लिखा हुआ है कि भाई एसेट वर्सेस निफ्टी 50 एंड 500, तो वो भी एक आ गया, ठीक है सर। उसके बाद तीसरा टॉप डाउन अप्रोच में ये यूएसडी आईएनआर है, ये तीनों बन के आ गए, और यहाँ पर इसे सेव कर दिया। करेक्ट। तो ये आपका मास्टर स्कैनर सेव हो गया। आपको 1 टाइम ये एक्सरसाइज करनी है। ओके। उसके बाद आपको कोई भी सेक्टर या स्टॉक, ईटीएफ, कुछ भी आपको फिल्टर करना हो, यू कैन फिल्टर इट आउट। ओके। तो ये मैंने पूरा फ्रेमवर्क दे दिया है। ये फ्रेमवर्क से आपके सारे काम आसान हो जाएंगे टॉप डाउन अप्रोच से। ये आपको फिल्टर करके सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली बता देगा सर। ओके, ठीक है सर। तो ये एक मास्टर स्कैनर होने के बाद यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैं ऑल वन ईटीएफ ग्रुप ले रहा हूँ जिसमें 55 ईटीएफ है, और मास्टर स्कैनर को मैंने बोला है कि मुझे सिर्फ टॉप 20 रैंकिंग वाले स्टॉक ईटीएफ्स चाहिए, ठीक है। और ये यहाँ पर मैं ये रन कर रहा हूँ। ओके, ठीक है। तो टोटल 55 ईटीएफ है, मतलब इसके अंदर, ये ग्रुप के अंदर। हाँ, ऑल वन ईटीएफ में डिफाइन एज का एक ग्रुप है, उन्होंने सारे के सारे ईटीएफ इसमें डाले हुए हैं। ओके। या तो उसमें सारे ग्रुप डाले हुए हैं। इसमें आप देखोगे आपको क्वालिफिकेशन में 13 स्क्रिप्ट आई है। 13 हुई खाली। हाँ, तो ये 13 स्क्रिप्ट जो है, क्योंकि मैंने रैंक 20 डाला है कि अगर टॉप 20 ही आएंगे जिनका स्कोर 0 से ज़्यादा है, सिंपल, बहुत सिंपल लगाया है, ठीक है। तो ये हमारा टॉप डाउन अप्रोच का फ्रेमवर्क बन के रेडी हो गया सर। ओके। अभी इसमें से हमको कुछ नहीं करना है। आपकी जो भी मेथड है, कोई डबल टॉप बाय लेता है, कोई अबाउट स्मार्ट लेता है,
कोई अबव एडेप्टिव RSI लेता है अपनी अपनी मेथड से, या कोई अबव मस्ट लेता है। इसमें आपको जाना है, आपकी जो भी रैंक हो, PNF जो भी सिस्टम है उसको देखना है, और अफोर्डेबल स्टॉप लॉसिस के साथ आपको ये ट्रेड करके सिलेक्ट करना है। मैं मेजरली 0.1 में डेली का पैरामीटर मैं लेता हूँ, ओके और उस पैरामीटर से मैं एंट्री एंड एग्जिट करता हूँ। ओके। तो ये मेथड जो अभी आपने बताया थोड़ी देर पहले, उससे आप शॉर्ट लिस्ट करते हो टॉप डाउन बेसिस पे, यस। और फिर आपके पास जो नाम आते हैं आप उसका चार्ट देख के आपके हिसाब से जो भी आपका मेथड है उसके हिसाब से आप एंट्री एग्जिट करते हो। क्या? तो सर अभी एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे अभी आपको कितने नाम आए हैं यहाँ पे? 13 नाम है सर। हाँ, तो आप ये 13 नाम को सबको चेक करते हो सर? हाँ, तो ये जैसे ही आएंगे उसे कुछ नहीं करना है, आपको सेव एज ग्रुप में जाके, न्यू ग्रुप में जाके उसको आपको डाल देना है। जैसे 1 2 3 4 5 मैंने ग्रुप का नाम दे दिया, ओके ठीक है। जोन वेब में मैं जाऊंगा, मेरा पहले से यहाँ पर एक सिंपल सा है, यहाँ पर जो मैंने ग्रुप सिलेक्ट किया है 1 2 3 4 5, यहाँ पर मैं अप्लाई करूँगा, और यहाँ पर मैं चेक करूँगा कि इसका एंट्री और एग्ज़िट क्या है। सिंपल यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर मेरे डी स्मार्ट के ऊपर जैसे ही आएगा तो वहाँ पर मैं एंट्री ले लूँगा। ये मेरा बज़र है, डी स्मार्ट के ऊपर आएगा तो मैं यहाँ पर बज़र डाल दूँगा, ऑटोमेटिकली Okay. बज़र से सिलेक्ट हो जाएगा और स्टॉक में बाइंग हो जाएगा। ओके। या। और इसको आप रैंको में फॉलो करते हो? हाँ सर, रैंको और PNF दोनों सिस्टम है मेरे पास। ओके। और आप बाय तभी करोगे जब डी स्मार्ट पॉजिटिव होगा, या डी स्मार्ट पॉजिटिव होना ज़रूरी है। और फिर आपका स्टॉप लॉस वो टाइम? डी स्मार्ट के साथ ही वो ट्रेल करता रहेगा और सर। ये डी स्मार्ट 6 पीरियड वाला है या 10 पीरियड वाला? सर दोनों में डिफरेंस है। PNF में जो है वो 6 यूज़ होता है, और यहाँ पर मैं रैंको में डी स्मार्ट 10 यूज़ करता हूँ। ओके ठीक है। तो अभी आप मेरे को एक बात बताओ, फॉर एग्जांपल कोई एक रीसेंट एग्जांपल आपका आप हमें बताइए जिसमें आपने ट्रेड किया था। मेरे को समझना है कि आपकी एंट्री और एग्जिट आप फिर कैसे करते हो। मैंने जैसे यहाँ पर जैसे ये सारे जो है मैंने इसको एक सिस्टम में बनाकर अच्छा, मोमेंटिफाई आपका सिल्वर में ऑलरेडी लॉन्ग है? हाँ, तो वो पोजीशन सर मतलब ये चालू ही पोजीशन है। तो जैसे मैंने उसको मोमेंटिफाई में जाके 4 सिस्टम में अलग अलग सिस्टम बना के मैंने सेटल डाउन कर दिया है। तो मोमेंटिफाई में ऑटोमेटिकली उसका 4 एग्जीक्यूशन। सिस्टम बनाई आपने? हाँ, मैंने 4 अपनी अपनी ETF की सिस्टम बनाई है। मेरे को आप बता सकते हो कैसे बनाई है, क्या है? तो आप मोमेंटिफाई में जाइए। मोमेंटिफाई में ये जो है ये इन्वेस्टमेंट वाला है, तो ये मंथली वाला जो है वो चल रहा है, ठीक है। कि इसमें जो रीबैलेंस होता है वो मंथली होता है, ओके ठीक है। ये जो है ऑल वन जिसमें जो 55 ETF है उसका प्रपोर्शन है, ये वीकली वाला है सर, ठीक है। तीसरा जो है ये डी ऑल एसेट, जो हमने 4 एसेट देखे थे वो भी एक वीकली वाला वर्जन है, ओके ठीक है। और ये जो है वो भी मैंने जो बैक टेस्टिंग 150 से ज़्यादा मैंने बैक टेस्टिंग की है, और मेरे को पता चला कि जो भी RS हम चेक कर रहे हैं, ठीक है, वो RS में हम अगर फ्राइडे को एंट्री करते हैं तो उसके रिज़ल्ट पॉजिटिव है। तो फिर मैंने वो एसेट का एक तीसरा फोल्डर बनाया है, एसेट का तीसरा बनाया है जिसमें कैपिटल एलोकेट किया है, और वो ये वाला है सर, ये चारों। तो सर कोई भी एक ओपन करके हमको समझाइए ना कि आपने कैसे उसको किया है, या फिर आप नया ही एक ऐसे बना के एग्जांपल हमें दिखाइए। एग्जांपल दे रहा हूँ जो रन कर आप कोई भी आके रन कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के हिसाब से रियल में जाएंगे, मैंने 5 लाख का अलोकेशन लिया है, ठीक है। मैं अगर डी एसेट ले रहा हूँ तो डी एसेट में सर डी एसेट में मुझे ये चाहिए कि कोई एक ही एंट्री होगी, या तो निफ्टी, या तो गोल्ड, या तो सिल्वर, या तो GS कॉम्पोजिट, वो वाले ग्रुप में। ओके और अगर मैं डी ऑल वन ले रहा हूँ एसेट जिसमें 55 ETF है, तो उसमें मैं किसी भी 10 ETF को साइमल्टेनियस एंट्री में रखूंगा, ठीक है। तो मैं एक सिंपल सा डी एसेट वाला मैं आपको ग्रुप बता देता हूँ, ठीक है, कि ये यहाँ से डी एसेट हमने ग्रुप सिलेक्ट किया। और डी एसेट में जनरली 4 ही है ना? 4 ही है। और आपका बोलना मतलब ये है कि या तो आप सिल्वर में रहोगे, या तो गोल्ड में रहोगे, या कंपोजिट में रहोगे, या फिर आप निफ्टी 20 में रहोगे। दैट्स इट,
ठीक है, तो यहाँ पर हमने कर दिया सिलेक्ट। कैपिटल एलोकेशन मैंने 5 लाख डाला है। फिर यहाँ पर 4 ऑप्शन है, रिटर्न परसेंटेज, वॉलर, शार्प रेशियो और आरएसआई। आरएसआई में मेरी ऑलरेडी सिस्टम चल रही है, तो मैं यहाँ पर एक रिटर्न परसेंटेज में डाल रहा हूँ। एग्जिट रैंक एक ही रहेगा, ठीक है। ये 4 डिफाइन एज ने प्री डिफाइन करके डाला हुआ है, ठीक है सर। अभी इसमें डाला हम फ्रीक्वेंसी, अगर आपको वीकली रीबैलेंस करना है तो वीकली कर सकते हैं। मैं वीकली प्रिफर करता हूँ। हाँ, इसमें तो वीकली करना पड़ेगा ना, क्योंकि एक एक महीने में जैसे आज ही 6-7% सिल्वर चल गया है। आपका एक महीने बाद डेट आएगा, तब तक तो आपने पूरा गेन खत्म कर दिया। हाँ, राइट। तो मैंने इसमें मार्केट प्रोटेक्शन में 0.2 रखा है, ताकि हमको ज़्यादा स्लिपेजेस नहीं रहे। मोमेंटम पीरियड में 60। यहाँ पर रिट्रेसमेंट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मेन एसेट्स है, ठीक है। तो मैं इसमें रिट्रेसमेंट में नहीं ले रहा हूँ। यहाँ पर मैं मार्केट ट्रेंड फिल्टर डाल रहा हूँ। मार्केट ट्रेंड फिल्टर में मैं बहुत सिंपल, जैसे मैंने आपको समझाया, रेनको में जाके मैं आपको आरएस फिल्टर में गया। आरएस फिल्टर में मेरे को 2 ऑप्शन मिलते हैं, कोई भी 2, जैसे टॉप डाउन अप्रोच में मिलते हैं वैसे 2 ऑप्शन मिलेंगे। तो एक जीएस कंपोजिट मैंने डाल दिया, और दूसरा मैंने निफ्टी 50 डाल दिया, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन है। डी स्मार्ट है, डी स्मार्ट पीरियड यहाँ पर रेनको है, तो मैं 10 ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे सेटिंग के हिसाब से वो सही बैठता है। बॉक्स साइज 1 रखा है, क्योंकि हम वीकली रिबैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मार्केट ट्रेंड फिल्टर हमारा बन गया। ओके, क्लियर। तो ये मैंने यहाँ पर सेव कर दिया। मूविंग एवरेज बाय डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं। यहाँ पर आपका ये फ्राइडे का दिन, रिटर्न परसेंटेज 1। अभी आ जाते हैं एंट्री और एग्जिट कंडीशन में, ठीक है सर। तो मैंने ऑलरेडी मेरी एंट्री और एग्जिट कंडीशन बना के रखी है, क्योंकि हम रेनको का चार्ट ले रहे हैं। तो रेनको में मैंने मेरा एक बना के रखा है अबाउट डी स्मार्ट 10, ठीक है। और एग्जिट कंडीशन में पिलो डी स्मार्ट 10। ओके, सिंपल सा है, सिंपल किया। और यहाँ पर भी आप देखोगे मैंने डी स्मार्ट 10 डाला है, तीनों कंडीशन डी स्मार्ट 10 डाली है। सेव कर दिया। ये हमारा सिस्टम बन गया, ठीक है। ये सिस्टम हमारा बन के रेडी हो गया है नया। तो ये सर सिंपल सा अप्रोच है। मार्केट के सारे फैक्टर्स को आप निकालिए, उसमें से देख लीजिए कि कौन सी चीज़ काम कर रही है। इसमें ड्रॉडाउन बहुत ही कम रहते हैं, तो आपके ड्रॉडाउन कम हो जाएंगे और आपके गेन आपके पास रहेंगे सर। नहीं, पर ये मुझे ज़्यादा लॉजिकल भी इसलिए लग रहा है कि मार्केट में कभी सिल्वर चलता है, मतलब सिल्वर और गोल्ड तो जनरली साथ में ही चलते हैं, बट उसमें भी जैसे अभी पिछले 2 साल में सिल्वर सबसे ज़्यादा चला है, तो और वो टाइम पे जनरली निफ्टी नहीं चलता है ना। और आपने वो जीएस कंपोजिट को भी रखा है, मतलब ये 4 के अलावा अभी मार्केट में कोई असेट क्लास बचा नहीं है। हाँ, एक इंडिया विक्स है, अगर उसका भी ऐसे ईटीएफ आए तो अलग बात है, बट फिर भी मोटा मोटी ये 4 के अलावा कोई दूसरा असेट क्लास नहीं है। और आपने ये चारों असेट क्लास को एकदम स्मूथली टॉप डाउन अप्रोच में इसको फिल्टर करके आपने वो कर दिया है। तो कभी आपको सिल्वर में ट्रेड आएगा, कभी आपको निफ्टी में ट्रेड आएगा, और ऑब्वियसली कभी निफ्टी जब 30% गिरेगा तब आप निफ्टी में होगे ही नहीं। जब सिल्वर में क्रैश आएगा, अभी जब रिसेंटली सिल्वर में मेरे ख्याल से 50% गिरा, तब आपका क्या था सर? तो सिल्वर में जैसे ही रिट्रेसमेंट आता है, तो फ्राइडे को ही हमारा होता है, तो रिट्रेसमेंट में हमारी निकल जाती है, क्योंकि वो चला भी उतना था, तो हमारी एंट्री भी बहुत जल्दी आई थी। एंड आपने ये जो वीकली बेसिस पे रीबैलेंस रखा है ना, वो बहुत अच्छा किया है, बिकॉज मंथली बेसिस पे अगर हम रीबैलेंस इसको करने जाए तो हमें बहुत लेट हो जाएगा कभी। जैसे सिल्वर का रिसेंट हुआ, फॉल में भी आप बहुत लेट निकलोगे, और तब तक मार्केट तो थोड़ा बहुत कवर कर जाएगा। सिल्वर जो है आप एज गुड एज स्मॉल कैप आप समझ सकते हो, क्योंकि सिल्वर का मूवमेंट स्मॉल कैप के जितना ही वायलेंट होता है, उसका एटीआर भी इतना बड़ा होता है, रेंज भी बड़ा होता है सर। करेक्ट। ओके, तो आप ये मेथड अभी भी रन करते हो? Yes, और इसके अलावा आप क्या करते हो? सर ये ईटीएफ है, इसके अलावा मैं स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ सर। इसीलिए तो यही मेथड से हाँ, मतलब एक उसका खाली ऐसे मतलब आप थोड़ा बहुत दिखा सको तो समझने के लिए। मतलब आप कैसे करते हो उसमें? आप उसको भी आपने ऑटोमेटेड किया है मोमेंटिफाई में,
सर उसे मोमेंटिफाई में ऑटोमेट करने के लिए मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ, बट अभी तक हुआ नहीं है। बट मैं धीरे धीरे, क्योंकि इसमें क्या होता है सर कि एवरी डे और या तो एवरी वीक जो मेरा मेथड है उसमें स्टॉक्स चेंज होते रहते हैं। करेक्ट। तो हमको वो ग्रुप बदलने पड़ते हैं, तो ग्रुप अभी मैन्युअली बदलने पड़ रहे हैं। वैसे तो ये भी नहीं पता ना कि अगले वीक कौन सा ग्रुप चलेगा। चलेगा नहीं चलेगा, तो वो थोड़ा सा सेमी है, 100% ऑटोमेटेड नहीं है जो ये मोमेंटिफाई में हो चुका है। ठीक है सर, तो आपकी वो वाली मेथड हम कभी और अच्छी तरीके से सीखेंगे। Sure. बट ये मेथड में मैं आपको सच बता रहा हूँ कि अ, इसमें मुझे और एक आइडिया भी आ रहा है कि अगर यही मेथड को मैं फॉलो करता हूँ और यही चीज़ को मैं प्लेस करके ऑप्शंस में सेलिंग करता हूँ या अच्छी तरीके से, तो वहाँ से भी कुछ एडिशनल रिटर्न मेरे बन सकते हैं। तो अल्फा जनरेट हो सकता है वहाँ से। करेक्ट, राइट यस। सर। तो थैंक यू, बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके। एंड कभी कभी क्या होता है ना कि ये चीज़ें, अगेन मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि जो शुरू में मैंने बताया कि ईटीएफ में स्विंग ट्रेडिंग कौन सोच सकता है, बट आपने वो चीज़ को मतलब सोचा। आई डोंट नो आप में से कितने लोग करते होंगे, बहुत सारे लोग करते भी होंगे, मुझे नहीं पता था। बट ये एक सेंसिबल अप्रोच है मार्केट में काम करने का। और ये ऐसा आपने सही बोला कि ड्रॉ डाउन बहुत ही ड्रास्टिकली कम हो जाता है इससे। सही है सर, थैंक यू आपको। एंड आप लोगों को भी थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिए। अगर आपको कुछ भी सेंसिबल चीज़ें यहाँ पे लगी है तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करिए। और आपके जो भी क्वेश्चन है आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर डालिए। मैं जय भाई को बोलूँगा अगर हो सके तो पर्सनली वो कमेंट्स को रिप्लाई कर देंगे आपके क्वेश्चन के रिलेटेड। और वैसे उन्होंने ये पॉडकास्ट में आपने सारी चीज़ें क्लियरली बताई है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप इसको वापस से एक बार देख सकते हो। और जनरली अगर आपको इसको मोमेंटिफाई में ऑटोमेटेड भी नहीं करना है तो आप इसको मैन्युअली भी बाय सेल कर सकते हो। तो थैंक यू सर, थैंक यू आपको, एंड थैंक यू आप सब लोगों को भी।